दोस्तों, ताइवान चीन की वो दुखती रग है जिस पर हाथ रखते ही चीन तिलमिला उठता है। भारत ने भी इन दिनों कुछ ऐसा ही काम किया है, जिसकी वजह से चीन भारत को गीदड़ भभकी देने लगा है। चीन ने कहा है कि जिन देशों के चीन के साथ राजनयिक संबंध हैं, उन देशों को ताइवान से दूरी बनाकर रखना चाहिए। कोई देश अगर ताइवान से आधिकारिक बातचीत करता है तो चीन उसका विरोध करता है। हुआ कुछ ऐसा ही है। हाल ही में भारत और ताइवान के बीच बातचीत हुई है, जिससे चीन को मिर्ची लग गई है। दोस्तों, चीन की एक पॉलिसी के अनुसार ताइवान को चीन का अपना ही हिस्सा माना जाता है। हालांकि ताइवान ऐसा नहीं मानता है, वह खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। लेकिन चीन चाहता है कि कोई भी देश ताइवान से राजनयिक संबंध न रखे और भारत ने भी ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। भारत भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार में भारत और ताइवान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानता है। दुनिया के अधिकांश देश चीन के वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। बहुत कम देश ही ऐसे हैं जो चीन के इस पॉलिसी का विरोध करते हैं। चीन एक एक कर ताइवान संग राजनयिक संबंध रखने वाले देशों को तोड़ रहा है। हाल ही में होंडुरास ने ताइवान संग अपने दशकों पुराने राजनयिक संबंधों को चीन के दबाव में आकर समाप्त कर दिया है। इसके बाद ताइवान के पास केवल 13 देशों की मान्यता ही रह गई है, जो ताइवान को एक स्वतंत्र देश मानते हैं। दोस्तों, चीन का भारत का विरोध करने का मुख्य कारण यह है कि भारत के पूर्व सेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और पूर्व वायुसेना चीफ ऑफ एयर स्टाफ RKS भदौरिया ताइवान गए थे। भारत के 3 प्रमुख व्यक्तियों ने ताइवान में हुए केंटांगलन फोरम के 2023 इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग में हिस्सा लिया। चीन भारत के इसी कदम से बौखला गया है और उसने बाकायदा ताइवान पर लंबी चौड़ी बात कह डाली है। चीन के हर एक शब्द में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। एक समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक एक पाकिस्तानी पत्रकार ने चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन से पूछा कि हाल ही में ताइपे में ताइवान के अधिकारियों के जरिए एक सिक्योरिटी डायलॉग आयोजित किया गया। इसमें भारत के 3 पूर्व सैनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में वांग वेनबिन ने कहा कि चीन ताइवान के साथ होने वाला किसी भी तरह के आधिकारिक बातचीत का विरोध करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन ताइवान के अधिकारियों और चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों के बीच सभी प्रकार के आधिकारिक बातचीत का पूरी तरह से विरोध करता है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट रहे हैं। हमें उम्मीद है कि संबंधित देश यानी भारत वन चाइना पॉलिसी का पालन करेगा। वह ताइवान से जुड़े मुद्दों को उचित ढंग से संभालेगा और ताइवान के साथ किसी भी प्रकार के सैन्य और सुरक्षा सहयोग से परहेज करेगा। दोस्तों, भारत और ताइवान के रिश्ते इस समय काफी बढ़ गए हैं। भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानता है, जिसके तहत ताइवान को चीन के हिस्से के तौर पे जाना जाता है। हालांकि इसके बाद भी ताइवान संग भारत के रिश्ते हाल के सालों में बहुत मजबूत हो रहे हैं। ताइवान की कई सारी टेक्नोलॉजी संबंधित कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन पहले से ही भारत में निवेश कर रही है। अगले 5 साल में ताइवान और भारत के बीच $13 अरब का व्यापार करने का टारगेट भी है। और चीन के साथ टेंशन को देखते हुए ताइवान लगातार भारत में निवेश कर रहा है। हालांकि भारत और ताइवान के बीच वैसे राजनयिक संबंध नहीं है जैसे चीन समेत बाकी मुल्कों के साथ है। ताइवान ने दूतावास की जगह भारत में इंडिया ताइपे एसोसिएशन के तौर पर एक राजनयिक बिल्डिंग स्थापित की हुई है, जिसके जरिए भारत के साथ बातचीत होती है। इसके अलावा व्यापार में भागीदारी बढ़ाने के लिए दिल्ली और चेन्नई में 2 ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खोले गए हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले 28 अगस्त को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय की तरफ से चीन का एक मानचित्र जारी किया गया था, जिसमें भारत के 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को अपने हिस्से में दिखाया गया था, जिसका भारत में विरोध भी किया गया था। यहाँ तक कि कई एक्सपर्ट का कहना है कि चीन ऐसा करके भारत से गलत समय पर पंगा ले रहा है। दोस्तों, अपने मानचित्र में भारत के 2 राज्यों को शामिल करना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए कैसे बुरे समय की शुरुआत हो सकती है, आइए समझते हैं। लिहाजा इसे समझने के लिए हमें एक और प्रश्न का उत्तर समझना होगा कि आखिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मकसद क्या है और इस मानचित्र के जरिए चीन क्या करना चाहता है। दोस्तों, चीन इस समय बहुत आर्थिक दुर्दशा से गुजर रहा है। चीन की पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था विकराल हालतों से जूझ रही है।
जिसकी वजह से चीन अब इस स्थिति में प्रवेश कर चुका है, यानी सामानों की कीमत इतनी ज्यादा कम हो गई है कि व्यापारी सामानों का लागत नहीं निकाल पा रहे हैं। इस अर्थव्यवस्था में आई दरारों को छिपाने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी काफी मशक्कत कर रही है, लेकिन चीन की आर्थिक हालत और भयावह होते जा रही है। वहीं चीन की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रियल एस्टेट फर्म एवरग्रांडे, जिसने 27 अगस्त को दोबारा कारोबार की शुरुआत की थी, वो पहले ही दिन 14% और गिर गई। पिछले 3 वर्षों में इसने अपने बाजार मूल्य का लगभग 99% खो दिया है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे जो दिवालिया हो चुकी है, उसके साथ साथ कई और चीनी रियल एस्टेट कंपनियां जल्द ही दिवालिया होने की कगार पर हैं। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि इनमें से कुछ कंपनियां चीन की सरकार की हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अयोग्य नीतियों की वजह से देश के उत्तरी प्रांतों में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसने देश की आम जनता को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बाढ़ आने की वजह से फसलें बहुत तबाह हो चुकी है और देश का एक बड़ा हिस्सा खाद्य संकट से जल्द ही फंसने वाला है। इस खाद्य संकट को देखते हुए चीन ने कई स्रोतों से भारी मात्रा में चावल खरीदना शुरू किया है, लेकिन ठीक उसी समय भारत ने चावल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसने चीन को बुरी तरह से हिला दिया। दोस्तों, आंतरिक स्तर के अलावा बाहरी स्थिति भी चीन के लिए सही नहीं है और भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक महाशक्ति बनकर उभरने लगा है, जिसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत अच्छे से समझ पा रही है। पिछले महीने ही खत्म हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लाख कोशिशों के बाद भी चीन अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान को इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनवा पाया और ब्रिक्स के विस्तार में वही देश शामिल हो पाए जिनके भारत के साथ भी अच्छे संबंध हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया और अर्जेंटीना। इसके साथ ही चीन ने भरपूर कोशिश की थी कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में चीनी मुद्रा युआन के इस्तेमाल को ब्रिक्स मंजूरी दे दे, ताकि ब्रिक्स के देश हर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में चीनी करेंसी का इस्तेमाल करें। लेकिन भारत ने चीन के इस चालाकी को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे अपनी करेंसी को आगे बढ़ाने की चीन की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। वहीं भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए स्थिति और खराब कर दी है और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख को और ऊपर तक पहुंचा दिया है। भारत की G20 की अध्यक्षता और ग्लोबल साउथ के मुद्दों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता विश्वसनीयता से भरी हुई है और इस प्रकार भारत को ग्लोबल साउथ से भारी समर्थन भी मिल रहा है। वहीं भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को छोड़कर सभी नेता शामिल हो रहे हैं और इसी बात से बौखलाकर शायद शी जिनपिंग भारत आने का प्लान कैंसिल कर सकते हैं और भारत के लिए ये कोई हैरानी वाली बात नहीं हो सकती है। यानी आंतरिक परेशानियों से जूझते चीन को जब देश के बाहर भी बड़े बड़े झटके लगे तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी पुराने कार्टोग्राफिक कैलिस्थेनिक्स की अपनी विश्वसनीय प्लेबुक पर वापस आ गई है और उसने मानचित्र वाला बखेड़ा शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के पूरे क्षेत्र को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सभी कमियों को एक सिल्वर बुलेट से खत्म करने की कोशिश कर रही है, यानी एक ऐसा मुद्दा उछालो जिसमें बाकी के मुद्दे गायब हो जाएं। इन नक्शों के जारी करने के समय को भी चीन ने बहुत सावधानी से चुनने की कोशिश की है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का लक्ष्य शायद नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में अपने गौरव के क्षण से पहले भारत को झटका देने की कोशिश करना है। लेकिन इस रणनीति में एक परेशानी ये है कि चीन का ये प्रोपेगेंडा काफी पुराना हो गया है और अपनी चमक खो चुका। शायद यह CCP के मातहतों की कल्पनाशीलता की घोर कमी को दर्शाता है। चीन के लिए सबसे बड़ा झटका तो ये है कि साउथ चाइना सी के बाकी सभी देश भारत के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने चीन के नक्शे को लेकर गहरी आपत्ति जताई है, यानी चीन की ये पैतराबाजी भी फेल हो गई है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री ने चीन के नक्शे को लेकर एक ही लाइन में ऐसा जवाब दिया जिससे चीन तिलमिला गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 29 अगस्त को NDTV से बात करते हुए कहा कि बेतुके दावे करने से दूसरे लोगों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता, यानी नक्शे को लेकर भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश करने के चक्कर में चीन अपने पड़ोसियों से भी गिर गया है और एक बार फिर से दुनिया में ये संदेश गया है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति को किसी तरह से आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।